हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीके जीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको करवा रहे हैं यूथ की जीएस बुक। ये जो प्रैक्टिस सेट दिए हैं 101 राउंड वाली, इसका हम आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको करवाने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इसके पहले दोस्तों हमने आपको 3 सेट करवा दिया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर वीडियो को देख लीजिए, प्लेलिस्ट हमने सभी की बना दी है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों, देर न करते स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? दोस्तों, विद्युत धारा की एसआई इकाई जो है क्या है? एम्पियर है। वोल्ट किसकी है? विभवांतर की है। कूलाम किसकी है? आवेश की है। ओम किसकी है? प्रतिरोध की है। ठीक है, बात करते हैं विद्युत धारा की दोस्तों। तो किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति इकांक समय में प्रभावित होने वाले आवेश को हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा आई बराबर क्या होता है? आवेश बटे समय। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होता है? दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान होता है 6.6734 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, माना दो पिंड जिनके द्रव्यमान m1 व m2 है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल F बराबर क्या होता है? जी m1 m2 अपान r स्क्वायर, जहाँ जी एक क्या है? नियतांक है, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसका मान कितना होता है? 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस डैश स्थित होता है? दोस्तों, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस जो है ये दर्पण के पीछे स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? दर्पण के पीछे स्थित होता है। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस दोस्तों दर्पण के पीछे स्थित होता है। इसका उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में, धूप के चश्मे में तथा स्ट्रीट लाइट के रिफ्लेक्टर के रूप में हम प्रयोग करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक डैश है? दोस्तों हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है ये होता है 2.42। कितना होता है? 2.42 होता है। दोस्तों, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 है। कार्बन के मुख्यतः दो अपर रूप है, एक है हीरा और दूसरा क्या है? ग्रेफाइट है। हीरा जो है ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। यह सबसे कठोर पदार्थ है। इस पर अम्ल क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किस पर? हीरे पर। हीरा जो है दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। यह पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। और ग्रेफाइट जो है दोस्तों विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 17 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया काम कितना है? दोस्तों, हम कार्य बराबर जानते हैं क्या होता है? Q इंटू वी होता है। Q कितना दिया है दोस्तों? हमको 5 दिया है। वोल्टेज विभवांतर कितना दिया है? 17 दिया है। 17 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा? 85 जूल आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश की एसआई इकाई ओम है। तो दोस्तों, अभी हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था प्रतिरोध की एसआई इकाई जो होती है वो क्या होती है? ओम होती है। विद्युत धारा की क्या होती है? एम्पियर होती है। विद्युत आवेश की कूलाम होती है और विभवांतर की क्या होती है? वोल्ट होती है। क्या होती है? वोल्ट होती है। देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों। तो प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ओम है। किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें प्रभावित विद्युत धारा के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। मतलब प्रतिरोध R बराबर क्या होता है? V अपॉन में I, जहां R प्रतिरोधक का प्रतिरोध है जो ओम में मापा जाता है। V जो है दोस्तों प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर है जिसे वोल्ट में मापा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट्स के लिए विशेष रूप से प्रयोग होने वाली धातु का नाम बताइए। दोस्तों, इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? टंगस्टन का उपयोग करते हैं। किसका? टंगस्टन का। फिलामेंट दोस्तों इलेक्ट्रिक बल्ब का वह हिस्सा है जो प्रकाश पैदा करता है। यह फिलामेंट टंगस्टन नामक धातु से बनता है। फिलामेंट को वैक्यूम ट्यूब में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक तत्व के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक तत्व के रूप में भी जाता है फिलामेंट को वैक्यूम ट्यूब में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। चेचक की टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। टेलीफोन का आविष्कार जॉन लेगी बेयर्ड लिया। ये जो है गलत हो जाएगा। ठीक है,
अब देख लेते हैं सभी का। दोस्तों पेनिसिलिन का हमको आपको बता दिया कौन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इलेक्ट्रिक बल्ब थॉमस एल्वा एडिसन। चेचक के टिक की खोज एडवर्ड जेनर ने। टेलीफोन की ग्राहम बेल ने। डायनेमो की खोज किसने की थी, माइकल फेराडे ने की थी। उसी प्रकार कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर की खोज किसने की थी, चार्ल्स बेबेज ने की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राइबोसोम डैश बनाते हैं, तो दोस्तों राइबोसोम जो है ये प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों। तो राइबोसोम एक जटिल संरचना है जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यह अंतःप्रद्रवी जालिका से जुड़े रहते हैं। ये हरित लवक, केंद्रक एवं माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं। जो राइबोसोम है किस किस में पाए जाते हैं, हरित लवक में भी पाए जाते हैं, केंद्रक में भी पाए जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण नामक प्रक्रिया में एमिनो एसिड से क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों दूध को दही में बदलने के लिए हम जो बैक्टीरिया का उपयोग करते हैं वो है लैक्टोबैसिलस। किसका, लैक्टोबैसिलस का। तो दोस्तों दूध को दही में बदलने के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। दही एक दुग्ध उत्पाद है जिसे दूध के जीवाणुविक किण्वन के द्वारा बनाया जाता है। यह पोषण की दृष्टि से प्रोटीन, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 और विटामिन B12 में समृद्ध है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सी रक्त कणिकाएं रक्त के थक्के जमने और रक्तस्राव को रोकने में सहायक होती है। तो दोस्तों रक्त के थक्के जमने और रक्तस्राव को रोकने में जो सहायक होती है वो होती है प्लेटलेट्स। क्या होती है, प्लेटलेट्स होती है। दोस्तों रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स जो है कणिकाएं रक्त के थक्के जमने और रक्तस्राव को रोकने में सहायक होती है। रक्त एक कैसा ऊतक है, तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। संरचना के आधार पर रक्त को दो भागों में बांटा गया है। प्लाज्मा जो कि रक्त का 55 से 60% भाग होता है और रुधिर कणिकाएं जो कि रक्त का 40 से 45% भाग है। ठीक है, ये दो भाग कौन कौन से, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। दोस्तों रक्त में 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती है। एक तो है लाल रक्त कणिकाएं जिसे हम RBC बोलते हैं, रेड ब्लड सेल। एक होती है श्वेत रक्त कणिकाएं जिसे हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल। तीसरी होती है प्लेटलेट्स। दोस्तों मानव रक्त में प्लेटलेट की संख्या 2.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। प्लेटलेट्स का कार्य है क्षतिग्रस्त भाग से बहते हुए रक्त का थक्का जमाना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। दोस्तों प्रमस्तिष्क के बारे में हमको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन है दोस्तों, इसमें 2 भाग होते हैं जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। बिल्कुल सही है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग लगभग 80% है, ये भी सही है। यह मस्तिष्क का अग्र, शीर्ष और पार्श्व भाग बनाता है, ये भी सही है। प्रमस्तिष्क मांसपेशियों की गतिविधि का समन्वय करता है, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों मस्तिष्क मानव शरीर का केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण अंग है। मस्तिष्क को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है तथा अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क तथा पश्चिम मस्तिष्क। ये 3 भाग कौन कौन से हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। प्रमस्तिष्क अग्र मस्तिष्क का हिस्सा होता है। जो ये प्रमस्तिष्क है ये किसका हिस्सा है, अग्र मस्तिष्क का, जो मस्तिष्क का लगभग कितना % होता है, 80% होता है तथा यह मस्तिष्क का अग्र, शीर्ष तथा पार्श्व भाग बनाता है। सोचना, समझना, स्मरण, प्रेम, घृणा, भय आदि का नियंत्रण व समन्वय प्रमस्तिष्क द्वारा ही होता है, जबकि मांसपेशियों की गतिविधियों का नियंत्रण पश्चिम मस्तिष्क द्वारा होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार है। तो दोस्तों दूध जो है अपने आप में एक संतुलित आहार है। दूध को एक संतुलित आहार माना जाता है दोस्तों। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, आयोडीन, आयरन, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B12, प्रोटीन इत्यादि मौजूद रहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे एक संतुलित आहार माना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन गैर संक्रमण रोग का एक उदाहरण है। गैर संक्रमण रोग जो है दोस्तों ये हो जाएगा उच्च रक्तचाप। ठीक है, एक गैर संक्रमण रोग है। कई रोग ऐसे होते हैं जो दोस्तों जो स्पर्श, वायु, भोजन, जल या यौन संपर्कों के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होते हैं। ये रोग गंदा खाना खाने तथा खराब जीवन शैली या आदतों के कारण विकसित होते हैं, जैसे मोटापा, मधुमेह, हाइपरटेंशन गैर संक्रामक रोग के उदाहरण हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। टेरिडोफाइट डैश होते हैं। दोस्तों टेरिडोफाइट जो होते हैं ये बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं। कौन से होते हैं, बीज रहित संवहनी पौधे। टेरिडोफाइटा वर्ग के अंतर्गत पर्णहरिम युक्त, क्लोरोफिल व अपुष्पोद्भिद मतलब क्रिप्टोगेम्स पौधे आते हैं। अर्थात इस वर्ग के पौधे पुष्पहीन तथा बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं। इस वर्ग के पौधे प्रायः बहुकोशिकीय होते हैं तथा नम व छायादार स्थानों में पाए जाते हैं। उदाहरण की बात करें तो फर्न हो गया, लाइकोपोडियम हो गया, ये क्या है,
ये जो है ये टेरिडोफाइटा वर्ग के अंतर्गत आने वाले पौधे हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? दोस्तों पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन हम बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन। पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। पेड़ पौधे मिट्टी से जिस जल का अवशोषण करते हैं उसके केवल थोड़े से अंश का ही पादप शरीर का में उपयोग होता है। वाष्पोत्सर्जन की दर को जिस यंत्र द्वारा मापा जाता है उसे हम बोलते हैं क्या? पोटोमीटर। क्या बोलते हैं? उसे हम पोटोमीटर बोलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है? दोस्तों बहुविखंडन जो है ये प्लाज्मोडियम प्रदर्शित करता है। प्लाज्मोडियम दोस्तों बहुविखंडन को प्रदर्शित करता है, जो कि अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है। इस प्रकार के प्रजनन में जनक जीव विखंडित होकर एक ही समय पर कई नए जीवों को उत्पन्न करता है, जबकि हाइड्रा तथा यीस्ट में मुकुलन द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? हाइड्रा द्वारा। हाइड्रा तथा यीस्ट में मुकुलन द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं दोस्तों, और प्लाज्मोडियम बहुविखंडन को प्रदर्शित करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसम। तो इसका नाम हो जाएगा आलू। आलू का वैज्ञानिक नाम जो होता है सोलेनम ट्यूबरोसम होता है। ठीक है, आलू का वैज्ञानिक नाम दोस्तों सोलेनम ट्यूबरोसम है। आलू एक सब्जी है। वनस्पति विज्ञान की दृष्टि से यह एक तना है। इसका उद्गम स्थान दक्षिणी अमेरिका का पेरू है। टमाटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोलेनम लाइकोपर्सिकम। प्याज का वैज्ञानिक नाम क्या याद रखना है आपको? एलियम सेपा। कद्दू की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कुकुरबिटा मैक्सिमा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश एक यौगिक नहीं है। दोस्तों यौगिक कौन सा नहीं है? तो लेड जो है एक यौगिक नहीं है। चाक, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या है? एक यौगिक है। दो या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित अनुपात में रासायनिक बंध द्वारा जुड़कर जो पदार्थ बनाते हैं उसे रासायनिक यौगिक कहते हैं, जैसे चौक, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड। लेड एक तत्व है जो कि धातु है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक में दो अक्षर शामिल होते हैं? कार्बन का सी होता है, आयोडीन का आई होता है, फ्लोरीन का एफ होता है, तो लोहा Fe। तो दो अक्षर किस में प्रयोग हो रहे हैं? लोहे में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश H2SO4 का आणविक द्रव्यमान है। दोस्तों H2SO4 का आणविक द्रव्यमान हमको निकालना है। दोस्तों हाइड्रोजन के कितने अणु हैं हमारे पास में? 2 अणु हैं। आणविक द्रव्यमान कितना होता है? एटॉमिक मास 1 होता है हाइड्रोजन का। सल्फर के आणविक अणु कितने हैं? 1 है। एटॉमिक मास कितना होता है? 32 होता है। ऑक्सीजन के अणु कितने हैं? 4 है। एटॉमिक मास कितना होता है? 16 होता है। तो 2 × 1 + 1 × 32 + 4 × 16। इनको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 2 + 32 + 64, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 98U आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 4 है। तत्व का नाम क्या है? दोस्तों 8 2 10 और 4 14। 14 हमको पता है किसका होता है? सिलिकॉन का होता है। ठीक है, सिलिकॉन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 14 होती है, तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 या 2 8 4 होता है। विद्युत संयोजी यौगिक डैश में विद्युत चालन प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों विद्युत संयोजी यौगिक जो है ये गलित अवस्था में विद्युत चालन प्रदर्शित करते हैं। कौन सी अवस्था में? गलित अवस्था में। विद्युत संयोजी यौगिक गलित अवस्था में विद्युत चालन प्रदर्शित करते हैं। विद्युत संयोजी या आयनिक यौगिकों के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है, जिस कारण इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। यह यौगिक जल तथा ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं, लेकिन अध्रुवीय विलायकों में क्या होते हैं? अविलय होते हैं। वाशिंग सोडा डैश है। दोस्तों वाशिंग सोडा जो है एक क्षारकीय लवण है। क्या है? एक क्षारकीय लवण है वाशिंग सोडा। ठीक है, वाशिंग सोडा क्या है? एक क्षारकीय लवण है। इसका रासायनिक सूत्र आपको याद रखना है दोस्तों, Na2CO3.10H2O। उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम जो है दोस्तों इसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम एक ऐसी क्षार धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम का प्रतीक क्या होता है? Na। सोडियम एक चमकदार धातु है। वायु में ऑक्सीकरण के कारण इस पर शीघ्र ही परत जम जाती है। यह एक नरम धातु है तथा विद्युत का उत्तम चालक होती है। अशुद्ध अमोनिया द्रव में सोडियम घुलकर नीला विलयन देता है और पारद से मिलकर यह ठोस मिश्र धातु बनाती है। ठीक है दोस्तों, ये थे सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।